बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंटों का बॉटनी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था वह हमने स्टार्ट की थी क्लास रोडोफाइसी, ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने सामान्य लक्षण पढ़े थे। आज हम रोडोफाइसी क्लास का एक मेंबर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है पॉलीसाइथोनिया। ठीक है, क्या है? पॉलीसाइथोनिया। जीनस पॉलीसाइथोनिया का आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉलीसाइथोनिया का क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन या इसकी वर्गीकृत स्थिति देखें। ठीक है, तो पॉलीसाइथोनिया है, उसकी जो क्लास है, कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है? रोडोफाइसी। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? रोडोफाइसी के अंतर्गत आता है। इसकी जो सब क्लास है पॉलीसाइथोनिया की, सब क्लास है फ्लोरिडी। ठीक है, क्या है? फ्लोरिडी। ऑर्डर जो है इसका, ऑर्डर सिरेमियल्स। ठीक है, क्या है? सिरेमियल्स। ठीक है, फैमिली जो है, फैमिली वह है रोडोमिलेसी। ठीक है, फैमिली क्या है? रोडोमिलेसी। तथा जीनस जो है, ठीक है, जीनस है हमारा कौन सा? पॉलीसाइथोनिया। ठीक है, जीनस पॉलीसाइथोनिया। ये इसकी क्या है? वर्गीकृत स्थिति है। ठीक है, क्या है वर्गीकृत स्थिति? क्लासिफिकेशन। कौन सी क्लास के अंतर्गत आता है? रोडोफाइसी। सब क्लास फ्लोरिडी, ऑर्डर सिरेमियल्स, फैमिली रोडोमिलेसी और जीनस पॉलीसाइथोनिया। ये इसका क्लासिफिकेशन है। इसके अक्रेंस की बात करें हम, ठीक है, प्राप्ति स्थान की बात करें या इसके आवास की बात करें हम, ठीक है, इसका जो आवास होता है यह किस प्रकार के आवासों में पाया जाता है? तो पॉलीसाइथोनिया की जो है, इसकी जितनी भी जातियां पाई जाती हैं, ठीक है, पॉलीसाइथोनिया वंश की जितनी भी जातियां हैं वह सभी कैसे वाटर में पाई जाती हैं? सैलाइन या मैराइन वाटर में पाई जाती हैं, अर्थात समुद्री या लवणीय जल में पाई जाती हैं। ठीक है, विश्व में देखिए इसकी, वर्ल्ड में इसकी लगभग कितनी जातियां हैं? लगभग 150 स्पीसीज इसकी पाई जाती है। ठीक है, वर्ल्ड में इसकी लगभग कितनी स्पीसीज पाई जाती हैं? 150 स्पीसीज पाई जाती हैं, जातियां पाई जाती हैं। ये सभी जातियां जो हैं, ठीक है, कहाँ प्रेजेंट होती हैं? अकर्स इन सैलाइन या मैराइन वाटर। ठीक है, सैलाइन या मैराइन वाटर। ठीक है, यह जातियां समुद्री या लवणीय जल में पाई जाती हैं। ठीक है, इसकी कुछ जातियां जो होती हैं अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। ठीक है, पॉलीसाइथोनिया की कुछ जातियां जो होती हैं वो विविधता प्रदर्शित करती हैं, अलग अलग रूपों में पाई जाती हैं। जैसे इसकी कुछ जातियां जो होती हैं, ठीक है, सम स्पीसीज आर, पॉलीसाइथोनिया की सम स्पीसीज आर, जैसे फर्स्ट जो है वो कौन से रूप में पाई जाती है? एपीफाइट्स। ठीक है, किस रूप में पाई जाती हैं? एपीफाइट्स रूप में पाई जाती हैं, अधिपादपीय रूप में पाई जाती हैं। जैसे पॉलीसाइथोनिया फेरुलेसिया, पॉलीसाइथोनिया फेरुलेसिया, पॉलीसाइथोनिया फेस्टिजिएटा, फेस्टिजिएटा। ये ऐसी जातियां हैं जो कि किस रूप में पाई जाती हैं? एपीफाइट्स रूप में पाई जाती हैं। जबकि कुछ जातियां इसकी जो ऐसी हैं वो किस रूप में पाई जाती हैं? सेमी पैरासाइट्स रूप में। ठीक है, किस रूप में पाई जाती हैं? सेमी पैरासाइट्स रूप में पाई जाती हैं। जैसे पॉलीसाइथोनिया फेस्टिजिएटा, पॉलीसाइथोनिया फेस्टिजिएटा, पॉलीसाइथोनिया फेस्टिजिएटा, पॉलीसाइथोनिया अर्सियोलेटा, सॉरी फेस्टिजिएटा नहीं, अर्सियोलेटा, पॉलीसाइथोनिया अर्सियोलेटा। ये ऐसी जातियां हैं जो कि किस रूप में पाई जाती हैं? अर्धपर्णीय सेमी पैरासाइट्स रूप में पाई जाती हैं। जबकि कुछ जातियां ऐसी होती हैं इसकी जो किस रूप में पाई
लिथोफाइट्स रूप में पाई जाती है। इस रूप में लिथोफाइट्स रूप में पाई जाती है, अर्थात शैलोदभिद के रूप में पाई जाती है। इस रूप में शैलोदभिद के रूप में पाई जाती है, जैसे पॉलीसाइफोनिया एलोंगेटा, पॉलीसाइफोनिया एलोंगेटा, ये ऐसी जातियां हैं जो कि शैलोदभिद के रूप में पाई जाती हैं। यानी ये देखिए कि इसकी जो सभी जातियां हैं लवणीय हैं, लेकिन कुछ जातियां ऐसी होती हैं जो अधिपादपीय, सेमी पैरासाइट तथा अर्धपरजीवी तथा लिथोफाइट्स तथा शैलोदभिद के रूप में पाई जाती हैं। इंडिया में देखें तो इंडिया में लगभग इसकी कितनी स्पीशीज पाई जाती हैं? लगभग 60 स्पीशीज पाई जाती हैं, 16 स्पीशीज पाई जाती हैं, जिसमें से कुछ इंडियन स्पीशीज हैं हमारी, ठीक है। कौन सी स्पीशीज? इंडियन स्पीशीज जो है, ठीक है, वह है हमारी पॉलीसाइफोनियम फेरुलेशिया, फेरुलेशिया, पॉलीसाइफोनियम प्लेटिकार्पा, प्लेटिकार्पा, पॉलीसाइफोनियम वेरिगेटा, वेरिगेटा, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया अर्सियोलेटा, अर्सियोलेटा। ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि कहां पर पाई जाती हैं? इंडिया में पाई जाती हैं, ठीक है। प्लेटिकार्पा, वेरिगेटा, अर्सियोलेटा, फेरुलेशिया, ये कुछ ऐसी जातियां हैं, इंडियन स्पीशीज हैं जो कि इंडिया में पाई जाती हैं। तो ये तो बात हो गई किससे संबंधित? पॉलीसाइफोनिया के क्लासिफिकेशन और अकरेंस से संबंधित बातें। नेक्स्ट इसके देखिए इसकी थैलस स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं इसकी थैलस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है थैलस स्ट्रक्चर, ठीक है। इसकी थैलस संरचना क्या होती है? तो इसका थैलस जो होता है, ठीक है, इसका जो थैलस होता है वह कैसे कलर का होता है? भूरे या बैंगनी लाल रंग का, ठीक है। कैसा होता है? भूरे या बैंगनी लाल रंग का इसका थैलस होता है, ठीक है। थैलस कैसे रखा होता है? भूरे या बैंगनी लाल रंग का थैलस पाया जाता है। इसका थैलस जो होता है अनेक अक्षीय तंतुओं से निर्मित होता है। किससे निर्मित होता है? अनेक अक्षीय तंतुओं से निर्मित होता है, अर्थात इसका जो थैलस होता है कैसा होता है? बहुअक्षीय, ठीक है। कैसा होता है? बहुअक्षीय तांतुकी होता है, ठीक है। कैसा होता है? बहुअक्षीय तांतुकी इसका थैलस पाया जाता है। इसी कारण इसका क्या नाम दिया गया है? इसी आधार पर, ठीक है। ये कैसा होता है? बहुअक्षीय को इंग्लिश में कहते हैं वो बहुसाइफनी, ठीक है। इसका थैलस जो होता है बहुसाइफनी विषम तांतुकी, ठीक है। कैसा होता है? विषम तांतुकी शैवाल है ये। इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं? हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं, ठीक है। इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं? पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। इसका थैलस जो होता है, ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में विभेदित होता है, ठीक है। इसका जो थैलस होता है मुख्य रूप से 2 भागों में विभेदित होता है। पहला भाग जो होता है इसका वह होता है शान मूलाभासी तंत्र, ठीक है। शान या आधारीय मूलाभासी तंत्र, शान या आभासीय मूलाभासी तंत्र। तथा जो दूसरा भाग होता है वह होता है ऊर्ध्व वायवीय तंत्र, ठीक है। कौन सा? ऊर्ध्व वायवीय तंत्र, ठीक है। 2 भाग होते हैं इसके थैलस के, एक होता है शान आधारीय मूलाभासी तंत्र और दूसरा होता है ऊर्ध्व वायवीय तंत्र। इसकी थैलस स्ट्रक्चर देखें तो इसका थैलस जो होता है इस प्रकार का पाया जाता है। इसके मुख्य थैलस में देखें तो इसका मुख्य थैलस है, ठीक है। इसका मुख्य थैलस 2 भागों में डिवाइडेड होगा। पहला भाग जो होता है वो कहलाता है शान मूलाभासी तंत्र या आभासीय मूलाभासी तंत्र, तथा ऊपरी जो मुख्य भाग होता है उदक्त रूप से या उदग्ध रूप से पाया जाता है, ऊर्ध्व रूप से, वह क्या कहलाता है? वायवीय तंत्र या प्रहरोतंत्र कहलाता है। मूलाभासी तंत्र में क्या पाए जाते हैं? अनेक शाखित मूलाभास पाए जाते हैं। इन
इन मूलाभासों के द्वारा इसका थैलस जो होता है मुख्य रूप से किसी अधो स्तर से क्या होता है, चिपका रहता है और मृदा से क्या करता है, पोषक पदार्थों का अवशोषण करता है। ठीक है, तो मूलाभास के द्वारा जो ये है थैलस है, इसका किसी अधो स्तर से संलग्न रहता है और पोषक पदार्थों का क्या करता है, अवशोषण करता है। जबकि ऊपरी जो मुख्य भाग है वह क्या कहलाता है, हमारा ऊर्ध्ववायवीय तंत्र कहलाता है। ऊर्ध्ववायवीय तंत्र जो होता है, ठीक है, ऊर्ध्ववायवीय तंत्र में मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। ठीक है, ऊर्ध्ववायवीय तंत्र में मुख्य रूप से कितने भाग उपस्थित होते हैं, दो भाग होते हैं। पहला भाग जो है वह क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष। ठीक है, क्या कहलाता है, मुख्य अक्ष या मेन एक्सिस या सेंट्रल एक्सिस भी कह सकते हैं इसको। तथा दूसरा जो भाग होता है वह होता है पार्श्व शाखाएं। ठीक है, कौन सी, पार्श्व शाखाएं, लेटरल ब्रांच। ठीक है, लेटरल ब्रांच। ठीक है, ये दो मुख्य भाग होते हैं ऊर्ध्ववायवीय तंत्र के, एक तो होता है मुख्य अक्ष और दूसरा होता है पार्श्व शाखाएं। ठीक है, मुख्य अक्ष जो होता है इसके सेंटर में पाया जाता है मेन एक्सिस जो होता है, तथा ये पूरा होता है, तथा इसके साइड में क्या पाई जाती हैं, दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, जिनको क्या कहते हैं, हम पार्श्व शाखाएं कहते हैं। मुख्य अक्ष और पार्श्व शाखाओं की, ठीक है, की बात करें तो इसके मुख्य अक्ष और पार्श्व शाखाओं में क्या होता है, दो प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं दोनों में। ठीक है, मुख्य अक्ष और पार्श्व शाखाओं में कितने साइफन, मुख्य रूप से दोनों में दो प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं। ठीक है, दो प्रकार के साइफन पाए जाते हैं। ठीक है, पहले तो होता है सबसे पहला सेंट्रल साइफन या केंद्रीय साइफन। ठीक है, केंद्रीय साइफन जो कि मध्य में उपस्थित होता है। तथा दूसरे प्रकार का जो साइफन होता है वह होता है पेरीसेंट्रल साइफन। ठीक है, क्या होता है, पेरीसेंट्रल साइफन। ठीक है, मुख्य अक्ष और पार्श्व शाखाएं जो है इनकी यदि हम टीएस काटें, मेन एक्सिस और किसी भी पार्श्व शाखाओं की टीएस काटें तो वो हमको इस प्रकार की दिखाई देती है। अब इसे टीएस में, मेन एक्सिस की टीएस में देखें तो सबसे मध्य भाग में, ठीक है, मुख्य अक्ष या पार्श्व शाखाओं के मध्य भाग में लंबी बेलनाकार कोशिकाओं से निर्मित क्या उपस्थित होता है, सेंट्रल साइफन उपस्थित होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम केंद्रीय साइफन कहते हैं। ठीक है, सबसे मध्य भाग में लंबी कोशिकाओं या षट्भुजाकार हेक्सागोनल प्रकार की कोशिकाओं का क्या पाया जाता है, साइफन उपस्थित होता है, जिसको क्या कहते हैं, हम सेंट्रल साइफन कहते हैं। यह सेंट्रल साइफन जो होता है चारों तरफ से, ठीक है, अन्य कोशिकाओं द्वारा घिरा रहता है। इन कोशिकाओं से निर्मित जो साइफन होता है जो इसके परिधीय क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, परिधीय क्षेत्र में जो उपस्थित होता है इस साइफन को कहते हैं हम पेरीसेंट्रल साइफन या परिकेंद्रीय साइफन। ठीक है, तो दो प्रकार के साइफन होते हैं, एक तो सेंट्रल में सेंट्रल साइफन तथा सेंट्रल साइफन के चारों ओर परिधि पर उपस्थित कोशिकाओं से निर्मित जो साइफन है उस साइफन को क्या कहते हैं, हम पेरीसेंट्रल साइफन कहते हैं। सेंट्रल साइफन और पेरीसेंट्रल साइफन जो है, ठीक है, सेंट्रल साइफन और पेरीसेंट्रल साइफन जो है आपस में, ठीक है, गर्भ संयोजकों या लिंक कनेक्शन के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से ये जो जुड़े हुए हैं सेंट्रल से, इसके मामले ये सेंट्रल साइफन है और ये कैसा है, पेरीसेंट्रल साइफन। ठीक है, सेंट्रल साइफन और ये क्या है, पेरीसेंट्रल साइफन। ये सभी से दोनों साइफन जो है आपस में गर्भ संयोजकों के द्वारा आपस में क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो इसमें दो प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं, मेन एक्सिस और पार्श्व शाखाओं में। अब मुख्य अक्ष पर मुख्य रूप से कितने प्रकार की, दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं। ठीक है, कितने प्रकार की शाखाएं, दो प्रकार की शाखाएं उपस्थित होती हैं। ठीक है, पहले प्रकार की शाखाएं होती हैं लघु पार्श्व शाखाएं। ठीक है, कौन सी शाखाएं, लघु पार्श्व शाखाएं, जिनको क्या कहा जाता है, ट्राइकोब्लास्ट। ठीक है, क्या कहते हैं, शाखाओं को ट्राइकोब्लास्ट कहते हैं। ठीक है, लघु पार्श्व शाखाएं। तथा दूसरे प्रकार की जो शाखाएं होती हैं वह होती हैं दीर्घ पार्श्व शाखाएं। ठीक है, कौन सी शाखाएं, दीर्घ पार्श्व शाखाएं, लॉन्ग लेटरल ब्रांच। तो
होती है मुख्य अक्ष से विकसित होती हैं। ठीक है, कहाँ से विकसित होती हैं? मुख्य अक्ष से डेवलप होती हैं। ठीक है, ट्राइकोब्लास्ट शाखाएं तथा दीर्घ पार्श्व शाखाओं दीर्घ पार्श्व शाखाओं और मुख्य अक्ष दोनों से ही विकसित होती हैं। इनकी वृद्धि जो होती है वो कैसी होती है? सीमित होती है। ठीक है, वृद्धि कैसी होती है? सीमित प्रकार की होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? हम छोटी पार्श्व शाखाएं या लघु पार्श्व शाखाएं कहते हैं। ठीक है, इस शाखाएं पर, ठीक है, इन शाखाओं की मुख्य विशेषता क्या होती है? इन शाखाओं में परिकेंद्रीय साइफन का क्या होता है? अभाव होता है। ठीक है, इनमें जो पेरिसेंट्रल साइफन है, ठीक है, वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, केवल क्या उपस्थित होता है? केंद्रीय साइफन पाया जाता है। ठीक है, तथा इन्हीं शाखाओं पर, ट्राइकोब्लास्ट शाखाओं पर ही किसका विकास होता है? जननांगों का निर्माण होता है। नर जननांग और मादा जननांग जो डेवलप होते हैं वो ट्राइकोब्लास्ट ब्रांच पर ही निर्मित होते हैं। दूसरी शाखाएं जो है वो है दीर्घ पार्श्व शाखाएं। ठीक है, दीर्घ पार्श्व शाखाएं जो होती हैं ट्राइकोब्लास्ट लघु पार्श्व शाखाओं के आधार पर उपस्थित होती हैं। कहाँ पर उपस्थित होती हैं? आधार पर उपस्थित होती हैं तथा मुख्य अक्ष से विकसित होती हैं। इन दीर्घ पार्श्व शाखाओं में दोनों प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं। केंद्रीय साइफन भी उपस्थित होता है और परिकेंद्रीय साइफन भी उपस्थित होता है, लेकिन इन शाखाओं पर जननांगों का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या है? कंप्लीट थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, दोबारा से देख लेते हैं थैलस स्ट्रक्चर। इसका जो थैलस होता है वो कैसा होता है? भूरे या बैंगनी रंग का थैलस होता है। ठीक है, इसका थैलस अनेक अक्षीय तंतुओं से निर्मित होता है। यह कैसा होता है? बहुसाइफनी विषम तांत्रिक की प्रकार का शैवाल है। इसी आधार पर इसको क्या कहते हैं? हम पॉलीसाइफोनिया कहते हैं। पॉलीसाइफोनिया जो होता है थैलस दो भागों में विभाजित होता है, आधार या मूलाभासी तंत्र तथा दूसरा होता है इसका ऊर्ध्ववायवीय तंत्र या प्रेरोतंत्र। मूलाभासीय तंत्र द्वारा थैलस जो होता है किसी अधोस्तर से चिपका रहता है तथा पोषक पदार्थों का स्त्रावण अवशोषण करता है, तथा दूसरा ऊर्ध्ववायवीय तंत्र जो होता है मुख्य रूप से मुख्य अक्ष तथा पार्श्व शाखाओं में विभेदित होता है। मुख्य अक्ष तथा पार्श्व शाखाओं में क्या होते हैं? दो प्रकार के साइफन पाए जाते हैं। एक तो होता है केंद्रीय साइफन तथा दूसरा होता है परिकेंद्रीय साइफन। दोनों साइफन आपस में गर्त संयोजकों के द्वारा या फिट कनेक्शंस के द्वारा आपस में क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। मुख्य अक्ष पर दो प्रकार की शाखाएं पाई जाती हैं, लघु पार्श्व शाखाएं तथा दीर्घ पार्श्व शाखाएं। लघु पार्श्व शाखाओं को क्या कहते हैं? हम ट्राइकोब्लास्ट की कहते हैं। ठीक है, इनका विकास जो होता है मुख्य अक्ष तथा दीर्घ पार्श्व शाखाओं से होता है। लघु पार्श्व शाखाओं या ट्राइकोब्लास्ट में परिकेंद्रीय साइफन का अभाव होता है तथा इन शाखाओं पर जननांगों का निर्माण होता है। दीर्घ पार्श्व शाखाएं जो होती हैं मुख्य अक्ष से विकसित होती हैं तथा ट्राइकोब्लास्ट के आधार पर स्थित होती हैं। इन शाखाओं में दीर्घ पार्श्व शाखाओं में दोनों प्रकार के साइफन उपस्थित होते हैं, लेकिन जननांगों का निर्माण नहीं होता है। तो ये इसकी क्या है? थैलस स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम थैलस स्ट्रक्चर के पश्चात रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या? रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन पढ़ने से पहले देखें कि पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में, ठीक है, पॉलीसाइफोनिया के जीवन चक्र में, ठीक है, क्या उपस्थित होते हैं? पॉलीसाइफोनिया के लाइफ साइकिल में, ठीक है, लाइफ साइकिल में तीन प्रकार के थैलस, ठीक है, कितने प्रकार के? तीन प्रकार के थैलस या कैसे स्टेज अवस्थाएं, ठीक है, जीवन चक्र में तीन प्रकार की थैलस या अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? तीन प्रकार की थैलस या तीन प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहली प्रकार की जो अवस्था होती है वह होती है चतुष्क बीजाणुभिद। ठीक है, कौन सी अवस्था? चतुष्क बीजाणुभिद, जिसको कहते हैं हम टेट्रा स्पोरोफाइट। ठीक है, टेट्रा स्पोरोफाइट। ठीक है, दूसरी अवस्था जो होती है इसकी वह होती है गैमेटोफिटिक युग्मकोद्भिद अवस्था। ठीक है, कौन सी अवस्था? युग्मकोद्भिद अवस्था, गैमेटोफाइट स्टेज, गैमेटोफाइट स्टेज। तीसरी जो मुख्य अवस्था होती है इसकी,
ठीक है, वह होती है कार्पोबीजानुर्भिद। ठीक है, कौन सी अवस्था? कार्पोबीजानुर्भिद अवस्था। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कार्पोस्पोरोफाइट। कार्पोस्पोरोफाइट। तो मुख्य रूप से इसके जीवन चक्र में ये 3 प्रकार की अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन करने से पहले हमको ये पता होना चाहिए इसमें कितने प्रकार की अवस्थाएं होती हैं इसके जीवन चक्र में। तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, टेट्रास्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट और कार्पोस्पोरोफाइट। इनके बारे में देखें तो चतुष्क बीजाणु जो है, जो अवस्था है, ये कैसी अवस्था है? इसके जीवन की पॉलीसाइकोनिया के जीवन की कैसी अवस्था है? अलैंगिक अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था है? अलैंगिक अवस्था है। तथा चतुष्क बीजाणु जो होती है किस प्रकार की अवस्था होती है? द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है, कैसी अवस्था होती है? द्विगुणित अवस्था होती है तथा जीवन की अलैंगिक अवस्था होती है। अर्थात इस अवस्था में ही कौन सा जन्म होता है? अलैंगिक जन्म होता है। याद रखना इस पॉइंट को, आगे पूछूंगा। ठीक है, अलैंगिक जन्म जो होता है कौन सी अवस्था में होता है? चतुष्क बीजाणुविद अवस्था में होता है। इनका जो निर्माण होता है, चतुष्क बीजाणुविद का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? कार्पोबीजाणु से। ठीक है, ये जो डेवलप होते हैं किसके द्वारा डेवलप होते हैं? कार्पोबीजाणु से विकसित होते हैं। ठीक है, कार्पोबीजाणु से क्या होते हैं? विकसित होते हैं। ठीक है, तथा इनके द्वारा चतुष्क बीजाणुविद में क्या पाई जाती हैं? चतुष्क बीजाणुधानी डेवलप होती हैं। ठीक है, क्या विकसित होती हैं? चतुष्क बीजाणुधानी डेवलप होती हैं। चतुष्क बीजाणुधानियों के अंदर, ठीक है, क्या विकसित होते हैं? चतुष्क बीजाणु या टेट्रास्पोर्स निर्मित होते हैं। ठीक है, क्या निर्मित होते हैं? टेट्रास्पोर्स निर्मित होते हैं। ये टेट्रास्पोर्स कैसे होते हैं? एंड। ठीक है, कैसे होते हैं? अगुणित होते हैं। ये अवस्था हो गई कौन सी? हमारी टेट्रास्पोरोफाइट। ठीक है, दोबारा से सुन लें, कैसी अवस्था है? अलैंगिक में द्विगुणित अवस्था होती है। ठीक है, ये किससे विकसित होती है? ये अवस्था कार्पोबीजाणु के अंकुरण से विकसित होते हैं। इनमें चतुष्क बीजाणुधानियां विकसित होती हैं। चतुष्क बीजाणुधानियों के अंदर अगुणित चतुष्क बीजाणु निर्मित होते हैं। ये अगुणित चतुष्क बीजाणु जो है इनमें क्या होता है? अंकुरण होता है। और अंकुरण के द्वारा कौन सी अवस्था निर्मित होती है? दूसरी अवस्था निर्मित होती है, युग्मकोद्भिद अवस्था। युग्मकोद्भिद अवस्था जो होती है वह कैसी अवस्था होती है? लैंगिक अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था होती है? लैंगिक अवस्था होती है। अर्थात इस अवस्था में नर जन्नांग व जन्नांग मादा जन्नांग का निर्माण होता है, अर्थात युग्मकों का निर्माण होता है। लैंगिक अवस्था होती है तथा यह कैसी होती है? अगुणित अवस्था। ठीक है, कैसी अवस्था होती है? अगुणित अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है? जन्नांगों का निर्माण होता है। ठीक है, नर युग्मकोद्भिद में नर जन्नांग तथा मादा युग्मकोद्भिद में मादा जन्नांग निर्मित होते हैं। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है? जन्नांगों का निर्माण होता है। युग्मकोद्भिद अवस्था निर्मित होती है। ठीक है, जन्नांगों का निर्माण होता है। ठीक है, जन्नांगों के निर्माण में युग्मकों की फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है? द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, अंत में किसका निर्माण होता है? इस अवस्था में द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज के अंकुरण के द्वारा, ठीक है, कौन सी अवस्था निर्मित होती है? तीसरी अवस्था निर्मित होती है, जिसको क्या कहते हैं हम? कार्पोबीजाणुविद। ठीक है, क्या कहते हैं? कार्पोबीजाणुविद। कार्पोबीजाणुविद में क्या है? अलैंगिक अवस्था है। ठीक है, कैसी अवस्था है? अलैंगिक अवस्था है। और कैसी अवस्था है? ये द्विगुणित। ठीक है, कैसी अवस्था है? द्विगुणित अवस्था है। ठीक है, जो कि किससे निर्मित होती है? युग्मकोनज से। ठीक है, किससे निर्मित होती है? ये युग्मनज से निर्मित होती है। इसमें क्या होगा? कार्पोबीजाणुविद में क्या विकसित होती है? कार्पोबीजाणुधानी विकसित होती है। कार्पोबीजाणुधानी विकसित होती है तथा कार्पोबीजाणुधानी के अंदर कार्पोबीजाणु निर्मित होते हैं, जो कि कैसे होते हैं? डीएन होते हैं। और कार्पोबीजाणु के द्वारा पुनः अंकुरण से कौन सी अवस्था निर्मित हो जाती है? चतुष्क बीजाणुविद टेट्रास्पोरोफाइट अवस्था निर्मित हो जाती है। तो ये क्रम क्या होता है? इसमें निरंतर रूप से चलता रहता है।
ठीक है। तो ये तीनों जो स्टेज हैं, ठीक है, एकांतर क्रम में पाई जाती हैं, अर्थात इसका जो जीवन चक्र होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित अवस्था में पाया जाता है, ट्राइफेजिक अल्टरनेशन होता है, लाइफ साइकिल पाया जाता है, त्रिगुणित प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि त्रिगुणित जीवन चक्र को स्पष्ट कीजिए, तो पॉलीसाइजेनिया का जीवन चक्र को समझाकर आना है, ठीक है। तो आज तो बात की हमने किसकी, क्लासिफिकेशन, अकरेंस, थैलेमस स्ट्रक्चर और तीन प्रकार की स्टेज लाइफ साइकिल में पाई जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या अध्ययन करेंगे, रिप्रोडक्शन, ठीक है। थैंक यू।